3 नवंबर 1988। मालदीव। रात के लगभग 4 बज रहे थे। बंदूकों और भारी मशीन गन्स की आवाज से माले सिटी की गलियां गूंज उठी। लूटपाट, चीख पुकार, हर तरफ डर का माहौल। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये भारी हथियारों से लैस उग्रवादी अचानक कहां से आ गए। एक छोटा सा द्वीपीय देश जिसकी अपनी कोई बड़ी सेना नहीं थी, उस पर अचानक किसी ने कब्जा करने की योजना बना ली थी। उस रात मालदीव के टेलीकम्युनिकेशन केंद्रों से दुनिया के कोने कोने में SOS फोन कॉल्स जाने लगे। ऐसी ही एक कॉल इंडिया के विदेश मंत्रालय में भी आई, जॉइंट सेक्रेटरी कुलदीप साहदेव की डेस्क पर। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। मालदीव्स इज अंडर अटैक। हमारी सरकार को उखाड़ फेंका जा रहा है। हमें तुरंत सैन्य सहायता चाहिए। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा काउंटर ऑफेंसिव मिशन जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक ऐसी रात जब भारतीय सेना ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। यह कहानी है ऑपरेशन कैक्टस की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, मालदीव में ऐसा क्या हो रहा था कि उग्रवादी वहां कब्जा करना चाहते थे। मालदीव्स हिंद महासागर की गोद में बसा एक खूबसूरत पर्यटन स्थल लगता है। सिर्फ 5 लाख की आबादी, आकार और जनसंख्या के हिसाब से एशिया के सबसे छोटे देशों में से एक। लेकिन भू राजनीति में आकार मायने नहीं रखता, लोकेशन मायने रखती है। मालदीव की रणनीतिक स्थिति ऐसी है कि हिंद महासागर से गुजरने वाला दुनिया का आधे से ज्यादा व्यापार और तेल इसी मार्ग से होकर जाता है। जो मालदीव को नियंत्रित करेगा वह हिंद महासागर के एक बड़े हिस्से पर नजर रख सकता है। 1968 में मालदीव एक गणराज्य बना और इब्राहिम नसीर इसके पहले राष्ट्रपति बने। नासिर का शासन तानाशाही जैसा था। अर्थव्यवस्था गिर रही थी और जब उसे लगा कि उसकी सत्ता छिनने वाली है तो 1978 में वह मालदीव के राजकोष से करोड़ों डॉलर लेकर सिंगापुर भाग गया। उसके बाद सत्ता में आए मौमून अब्दुल गयूम। गयूम ने आते ही देश की अर्थव्यवस्था सुधारी, मालदीव को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से जोड़ा, देश में पर्यटन को बढ़ावा दिया। आज जो मालदीव दुनिया का सबसे लग्जरी पर्यटन स्थल माना जाता है, उसकी नींव गयूम ने ही रखी थी। लेकिन नासिर और उसके समर्थक अभी भी सत्ता वापस चाहते थे। 1980 और 1983 में गयूम को हटाने के 2 प्रयास, जिन्हें कू या तख्ता पलट कहते हैं, हुए, पर दोनों असफल रहे। लेकिन 1988 में तीसरा प्रयास होने वाला था और इस बार योजना बेहद घातक थी। इस तीसरे तख्ता पलट का मास्टरमाइंड था एक अमीर मालदीवी व्यवसायी अब्दुल्ला लुथुफी। लुथुफी जानता था कि मालदीव के अंदर से बगावत करना आसान नहीं होगा। उसे पेशेवर लड़ाके चाहिए थे। इसके लिए उसने हाथ मिलाया पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम द प्लॉट से। इन भाड़े के लड़ाकों को हाईटेक हथियार, स्पीड बोट्स और हमले की पूरी योजना दी गई। योजना बिल्कुल परफेक्ट थी। 3 नवंबर को राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम एक आधिकारिक दौरे पर इंडिया जाने वाले थे। लुथुफी का प्लान था कि जैसे ही राष्ट्रपति देश छोड़कर जाएंगे, उग्रवादी राजधानी पर हमला करेंगे, महत्वपूर्ण इमारतों पर कब्जा करेंगे और लुथुफी खुद को नया शासक घोषित कर देगा। लेकिन कहते हैं ना, एक छोटी सी बात पूरा खेल बदल सकती है। हुआ यह कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को किसी जरूरी राजनीतिक काम से दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। इस वजह से राष्ट्रपति गयूम का भारत आने का कार्यक्रम आखिरी समय में रद्द हो गया। लुथुफी और प्लॉटी के उग्रवादियों को यह जानकारी नहीं मिल पाई। वे लोग पर्यटकों के भेष में मालवाहक जहाजों और स्पीड बोट्स के जरिए माले शहर के आसपास पहुंच चुके थे। जब उन्हें पता चला कि राष्ट्रपति गयूम अभी भी मालदीव में ही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे पीछे नहीं हट सकते थे। रात के अंधेरे में लगभग 80 से अधिक भारी हथियारों से लैस उग्रवादी माले की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी सर्विस NSS के मुख्यालय को घेर लिया। बंदरगाह, टीवी टावर, रेडियो स्टेशन और अहम सरकारी इमारतों पर तेजी से कब्जा कर लिया गया। उग्रवादी सीधे राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रहे थे। उनका अगला निशाना थे राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम। लेकिन वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने फुर्ती दिखाई। उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति और उनके परिवार को वहां से निकाला और एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। गयूम तो बच गए, लेकिन देश अब भी उग्रवादियों के कब्जे में था। मालदीव की अपनी सुरक्षा बल इतनी छोटी थी कि वह इन भारी हथियारों से लैस भाड़े के लड़ाकों का सामना नहीं कर सकती थी।
सेफ हाउस से मालदीव की सरकार ने दुनिया भर में इमरजेंसी कॉल्स करना शुरू किया। कॉल एक, पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों देशों ने सीधे मना कर दिया। उनका कहना था कि उनके पास इतनी जल्दी सैन्य बल भेजने की क्षमता नहीं है। कॉल दो, सिंगापुर, वहां से भी जवाब ना में था। कॉल तीन, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम। अमेरिका ने कहा कि उसका सबसे नजदीकी सैन्य अड्डा डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। वहां से सैनिकों को पहुंचने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे। यूके ने मालदीव को एक व्यावहारिक सलाह दी, भारत से मदद मांगिए, वही सबसे जल्दी वहां पहुंच सकता है। कॉल 4, नई दिल्ली, इंडिया। जब मालदीव ने भारत का दरवाजा खटखटाया तो जवाब तुरंत आया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बिना एक सेकंड गवाए इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के शीर्ष अधिकारी वॉर रूम में इकट्ठा हुए। समय तेजी से निकल रहा था। अगर सुबह होने से पहले भारतीय सेनाएं वहां नहीं पहुंची तो लुथुपी खुद को आधिकारिक शासक घोषित कर देता। उसके बाद किसी भी विदेशी देश के लिए हस्तक्षेप करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बेहद मुश्किल हो जाता। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन कैक्टस। लेकिन भारतीय सेना के सामने एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। इंडिया के पास मालदीव्स का कोई सैन्य नक्शा ही नहीं था। सेना को यह तक पता नहीं था कि सड़कों का ढांचा कैसा है, इमारतें कहां हैं और उग्रवादियों की वास्तविक स्थिति क्या हो सकती है। जानकारी जुटाने के लिए रात के 2 बजे टूरिस्ट मैप्स और कॉफी टेबल बुक्स का सहारा लिया गया। भारत में मौजूद मालदीव के राजदूत AK बनर्जी को तुरंत बुलाया गया और उन्होंने अपनी याददाश्त के आधार पर भारतीय सेना को बताया कि कौन सी इमारत कहां स्थित है। सेना ने फैसला किया कि 50वें इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड इस मिशन का नेतृत्व करेगी। लेकिन पैराशूट से सैनिकों को उतारना आत्मघाती हो सकता था क्योंकि द्वीप बहुत छोटे थे और हवा में बहकर सैनिक समुद्र में गिर सकते थे। दूसरी समस्या यह थी कि माले का मुख्य हवाई अड्डा उग्रवादियों की रेंज में था। वहां सीधे उतरना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए योजना बनाई गई कि सैनिक माले से कुछ दूरी पर स्थित हुलहुले द्वीप पर उतरेंगे। 3 नवंबर की रात आगरा एयरफोर्स स्टेशन, इंडियन एयरफोर्स के IL-70, इल्यूशन IL-70 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के इंजन स्टार्ट हो चुके थे। इनमें ब्रिगेडियर फरूख बुलसारा की कमांड में पैराशूट रेजिमेंट की 6ठी बटालियन और 17वीं पैराशूट फील्ड रेजिमेंट के कमांडो बैठे थे। इन एयरक्राफ्ट्स ने आगरा से उड़ान भरी। इन्हें बिना रुके 2000 किलोमीटर का सफर तय करना था। हर एक सेकंड कीमती था। फ्लाइट के अंदर हथियारों की जांच हो रही थी और जवान मानसिक रूप से ऐसे वॉरजोन के लिए तैयार हो रहे थे जिसके बारे में उन्हें 24 घंटे पहले तक कुछ पता नहीं था। उधर एक ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट मालदीव्स के ऊपर से गुजर रही थी। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मेशन को रडार पर डिटेक्ट कर लिया। कुछ ही देर में BBC ने दुनिया भर में यह खबर ब्रॉडकास्ट कर दी। यह सुनते ही माले में बैठे मिलिटेंट्स घबरा गए। उन्हें पता था कि इंडियन पैराट्रूपर्स का सामना करना उनके बस की बात नहीं है। इंडियन एयरक्राफ्ट्स ने हुलहुले आइलैंड के एयर स्ट्रिप पर टैक्टिकल लैंडिंग की। लाइट्स ऑफ थीं, अंधेरा घना था। लैंड करते ही कमांडो ने सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC और एयरफील्ड को सुरक्षित किया। उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। मिलिटेंट्स हुलहुले पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। बोट्स को कब्जा करके इंडियन ट्रूप्स ने तुरंत माले सिटी की ओर प्रस्थान किया। जब इंडियन पैराट्रूपर्स माले की सड़कों पर उतरे, उनकी स्पीड और फेरोसिटी देखकर प्लॉटी के मर्सिनरीज डर गए। कई जगह फायर फाइट्स, गोलीबारी हुई, लेकिन इंडियन सोल्जर्स उन पर पूरी तरह भारी पड़ रहे थे। एक डेडिकेटेड टीम को यह टास्क दिया गया कि सबसे पहले प्रेसिडेंट गायूम को ढूंढा जाए। रात के 2 बजे इंडियन ट्रूप्स उस सेफ हाउस तक पहुंच गए। उन्होंने प्रेसिडेंट को सुरक्षित किया और उन्हें प्रस्ताव रखा कि वे उन्हें भारत ले जाएं, लेकिन गायूम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने देश को इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगा। कुछ ही घंटों के अंदर इंडियन फोर्सेस ने पूरे माले सिटी को ब्लॉक बाय ब्लॉक क्लियर कर दिया था। मिलिटेंट्स सरेंडर करने लगे थे। गेम ओवर हो चुका था, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी आजाद था। जब अब्दुल्ला लुतुफी और प्लॉटी के कमांडर को समझ आ गया कि भारतीय सेना ने उनका पूरा प्लान मिट्टी में मिला दिया है, तो उन्होंने तुरंत प्लान भी लागू किया। उन्होंने एक बड़ी कमर्शियल टूरिस्ट
बोट हाईजैक कर ली और अपने साथ मालदीव के शिक्षा मंत्री सहित लगभग 27 लोगों को बंधक बना लिया। उनका इरादा था कि इस बोट के जरिए वे श्रीलंका वापस भाग निकले, लेकिन वे यह भूल गए थे कि अगर हवा और जमीन पर भारतीय सेना और वायुसेना का नियंत्रण था तो समुद्र में भारतीय नौसेना अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS गोदावरी और INS बेतवा पहले ही खुले समुद्र में तैनात हो चुके थे। उन्हें साफ आदेश मिल चुका था, किसी भी हालत में लुतुफी बचकर नहीं निकलना चाहिए। नौसेना के युद्धपोतों ने हाईजैक की गई बोट को ट्रैक कर लिया। समुद्र के बीचों बीच एक जबरदस्त टकराव शुरू हो गया। भारतीय नौसेना ने लाउडहेलर के जरिए आतंकियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। जब उन्होंने बात नहीं मानी तो नौसेना ने बोट के आगे चेतावनी स्वरूप गोलियां चलाईं। इसके जवाब में आतंकियों ने युद्धपोतों पर फायरिंग करने की कोशिश की। स्थिति गंभीर होते देख भारतीय नौसेना ने बोट के गैर जरूरी हिस्सों पर सीधा निशाना साधा, जिससे बोट क्षतिग्रस्त हो गई और उसकी आगे बढ़ने की कोशिश रोक दी गई। जब आतंकियों को लगा कि युद्धपोत उन्हें समुद्र में डुबो देंगे, तब आखिरकार उन्होंने सफेद झंडा लहरा दिया। इसके बाद नौसेना के मरीन कमांडो मार्कस बोट पर सवार हुए। बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और तख्ता पलट का मास्टरमाइंड अब्दुल्ला लुतुफी भारतीय नौसेना की गिरफ्त में था। सिर्फ 18 घंटे। भारत को SOS कॉल मिलने से लेकर मालदीव को पूरी तरह सुरक्षित करने तक महज 18 घंटे लगे। इस ऑपरेशन में 19 आतंकी मारे गए और बाकी सभी को पकड़ लिया गया। जब अगली सुबह सूरज निकला तो मालदीव फिर से आजाद था। राष्ट्रपति ग्यूम दोबारा सत्ता में थे। दुनिया भर में भारतीय सेना की रफ्तार, सटीकता और बेहतरीन तालमेल की खुलकर तारीफ होने लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने आधिकारिक रूप से भारत की इस कार्रवाई की सराहना की। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने कहा, थैंक गॉड फॉर इंडिया। इस एक ऑपरेशन ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया था, हिंद महासागर में अगर कोई संकट आएगा तो भारत वहां फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा। भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र का एक मजबूत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका था। अब्दुल्ला लुतुफी को मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में गयूम सरकार ने उम्र कैद में बदल दिया। ऑपरेशन कैक्टस आज भी सैन्य इतिहास में एक बेंचमार्क माना जाता है। एक ऐसी रात जब भारतीय सेनाएं बिना विस्तृत नक्शों के अनजान जमीन पर उतरी और एक पूरे देश का इतिहास बदलने से रोक दिया।